नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर बिहार में हिमालय से उतरने वाली नदियों की संख्या अनगिनत है। आज लोग यह मानते हैं कि यहां पर इन नदियों ने दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है, पर इनके नाम देखेंगे तो इनमें से किसी भी नदी के नाम में, विशेषण में दुख का कोई पर्यायवाची देखने को नहीं मिलेगा। लोगों ने नदियों को हमेशा की तरह देवियों के रूप में देखा है। हम उनके विशेषण दूसरी तरह से देखें तो उनमें आपको बहुत तरह तरह के ऐसे शब्द मिलेंगे जो समाज और नदियों के रिश्ते को बताते हैं। कुछ नाम संस्कृत से होंगे, कुछ गुणों पर होंगे और एकाध अवगुणों पर भी हो सकते हैं। इन नदियों के विशेषणों में सबसे अधिक संख्या है आभूषणों की, और ये आभूषण हंसुली, अंगूठी और चंद्रहार जैसे गहनों के नाम पर हैं। हम सभी जानते हैं कि ये आभूषण गोल आकार के होते हैं, यानी यहां पर नदियां उतरते समय इधर उधर सीधी बहने के बदले आड़ी तिरछी गोल आकार में क्षेत्र को बांधती है, गांवों को लपेटती है और उन गांवों का आभूषणों की तरह श्रृंगार करती है। उत्तर बिहार के कई गांव इन आभूषणों से ऐसे सजे हुए थे कि बिना पैर धोए आप इन गांवों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये पंक्तियां हूबहू अनुपम मिश्र के मशहूर लेख तैरने वाला समाज डूब रहा है से मैंने ली हैं। आप जब इंटरनेट पर इस नाम से सर्च करेंगे तो बाढ़ और बिहार को समझने के लिए एक अच्छा लेख पढ़ने का अवसर मिलेगा। 2008 का यह लेख है, लेकिन इसी तरह की बातें अनुपम मिश्र से पहले भी अलग अलग तरीके से या इसी तरीके से कई लोगों ने बिहार के बारे में कही है, नदियों के बारे में भी। अब तो हमारी भाषा में नदी और सरिता, निर्झरणी, चौर, दह का भी फर्क मिट गया है। बिहार की नदियों के नाम कितने दिलचस्प हैं, मैं आपको नदियों के नामों की दुनिया में ले जाना चाहता हूं। ये नाम है कंकई, कबल, करेह, कोसी, कौशिकी, कमला, कमला बलान, भूतही बलान, कमलदह, खिरोई, बेती, बाया, व्याघ्रमुखी, बागमती, गंडकी, बूढ़ी गंडकी, नारायणी, लच्छाधार, लखनदेई, अधवारा, अनाम सनाम, सिंघा, मेची, महानंदा, मुरने, मरने, मही, सौरा, सिंहा, सैरी, तिलयुगा, तिलाबह, जमुनिया, जमुआरी, जीवच, धमुरा, धनौती, धुबहा, घगरी, डोरी, हरदी, थोमने, जमुने, घाउस, दाहा, दिघनी, दाऊक, देवयानी, झरी, चिलोनी, चंदना, पनार, पितनो, रामरेखा, उरई, हैयाधार, लोनसवरी, नागर, रमजान नदी। एक नदी का नाम रमजान नदी भी है। ये रमजान नदी है किशनगंज का। पहले हम गांव में हवा नहीं बहने पर 100 गांवों का नाम लेते थे। ऐसा ही खेल आप बिहार की नदियों को लेकर खेल सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितने नाम याद हैं। कितनी पुरानी धाराएं सूख गईं, कितनों के नाम बदल गए और कितनों ने अपना रास्ता बदल लिया। इन सब नदियों के संसार का ब्रह्मांड गंगा तो है ही बिहार में, जो एक सीध में पश्चिम से पूरब की तरफ गुजरती है। बिहार की धरती नदियों की धरती है। नदियों और बाढ़ पर लेखन की अपनी एक परंपरा है जो अब काफी विकसित हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जैसे बाढ़ की समस्या विकराल हो चुकी है, इन नामों के जरिए इसी लेखक परंपरा के शुरुआती दौर के एक लेखक से आपका परिचय कराना चाहता हूं। यह लेखक और उनकी पुस्तकें बिहार का अध्ययन करने वालों के बीच अनजान नहीं है। मेरे लिए अनजान थी, इसलिए जब कुछ साल पहले पटना पुस्तक मेले में हाथ लगी तो चहकने लगा। मुझे लगा कि जानने वालों के सीमित दायरे को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। ये सारे नाम मैंने इसी किताब से लिए हैं जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है। हवलदार त्रिपाठी सहृदय ने 10 साल की मेहनत के बाद 3 खंडों में इन किताबों को लिखा। उस समय की सर्वे रिपोर्ट देखी, इलाके का दौरा किया। 1963 में हवलदार त्रिपाठी ने पांडुलिपि लिखना शुरू किया और 1972 में खत्म किया। कई पुराणों और धर्म ग्रंथों को पढ़ा। 3 खंडों की यह किताब है, कोई 1500 पन्ने होंगे इसमें। एक है बिहार की नदियां जो 1977 में छपी, दूसरी दक्षिण बिहार की नदियां धार और कछार, तीसरी छोटा नागपुर की नदियां बाद में छपी।
इसे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापा। 60 के दशक में मानव संसाधन मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट था। अमेज़न की साइट पर हमें ये किताबें नहीं दिखी, एक्सोटिक इंडिया आर्ट नाम की वेबसाइट पर मिल रही हैं। 492 पन्नों का इसका प्रथम खंड 525 रुपए का है। इन किताबों से नदी और उसके इलाके का शुरुआती विवरण मिलता है। शुरुआती इस मायने में कि तब बांध और तटबंधों का वैसा जाल नहीं बिछा था और भ्रष्टाचार का भी जैसा आज हो गया है। तब बाढ़ का मतलब नदी का अपने घर में बहना होता था। अब जब से लोगों ने नदी के घर में अपने घर बना लिए हैं, बाढ़ तबाही का सबब बन चुकी है। वैसे अब भी पढ़ाया जाता है कि बाढ़ से मिट्टी उर्वर होती है। इस किताब में एक छोटी सी कथा है। मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है बेनीपुरी गांव। महान साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी यहीं के थे। यहां पर एक बड़ा सा चौर था, भरथुआ। 1934 के भूकंप के बाद जब गांधी जी बिहार गए तो इस चौर में नाव से सवारी की थी। यह चौर 60 के दशक में ही भर गया। जब 60 के दशक में यह किताब लिखी जा रही थी तभी यह चौर भरा और धान की खेती होने लगी। मतलब चौर और नदियों की जमीन को हम तभी से भरने लगे थे। गंडक और बूढ़ी गंडक का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर इनकी कथा नहीं सुनी होगी, जैसे हवलदार त्रिपाठी ने सुनाई है। बूढ़ी गंडक बिहार की उन 3 नदियों में से एक है जिनका जन्म बिहार में होता है और विसर्जन भी बिहार में होता है जब यह गंगा में जाकर मिल जाती है। बहुत सारी नदियां बूढ़ी गंडक बनाती हैं, उसमें अपने नाम, अपनी धाराओं की आहुति देती हैं। जैसे एक नदी है कापन, जो हरहा नदी से संगम करती है। हरहा नदी साल के जंगलों के किनारे से बहती हुई नेपाल के पहाड़ों से उतरती है तो मसान से मिलती है। जब हरहा नदी मसान से मिलकर आगे बढ़ती है तो चुरहवा गांव के पास सिंघा नदी से मिलती है। यही हरहा अब 3 से अधिक नदियों का पानी लेकर पिपरा गांव के पास सिकहरना से संगम करती है। तब बहुत आगे जाकर बूढ़ी गंडक बनती है। इसमें कापन, मसान, बाणगंगा, पंडई, मनियरी, करटहा, उरिया, तेलावे, पसाह, तियर आदि 32 निर्झरणियों का भारी जल भंडार आता है। हवलदार त्रिपाठी कहते हैं कि उत्तर बिहार में जितनी नदियां बहती हैं उनमें किसी भी नदी की चाल ढाल में इतनी कुटिलता नहीं है जितनी बूढ़ी गंडक की गति में है। अपनी सर्पिल चाल के कारण इसमें अपने दर्जनों प्रवाह पथों का निर्माण किया है और पश्चिम में बाया की धारा से आरंभ कर पूरब में बागमती की धारा तक यह भुजा पसारती। कितना सुंदर वर्णन है। सब विलीन हो जाएगा, वो जो है बीच में टाप। आगे लिखते हैं कि यह नदी आज भी कई स्थानों पर सांप सा गेंडूर मारती है और घुंघराली लट सी पेचोखम खाती आगे बढ़ती और बहती गई। यह पंक्ति बूढ़ी गंडक को देखने की ललक पैदा कर दी। आगे यह नदी मुजफ्फरपुर से होती हुई रोसड़ा बेगूसराय तक जाती है। यह तस्वीर भी बेगूसराय की है जो संतोष ने भेजी है। हवलदार त्रिपाठी लिखते हैं कि बूढ़ी गंडक ने अपने जन्म स्थल से आरंभ करके संगम क्षेत्र तक जितना अधिक और जितनी दूरी में प्रवाह परिवर्तन किया है उतना कोसी को छोड़कर दूसरी नदियों ने नहीं किया है। मुंगेर के पास गंगा नदी में बूढ़ी गंडक विलीन हो जाती है, गंगा आत्मसात कर लेती है। हवलदार त्रिपाठी किस्सा गो हैं। उनके शब्दों में नदियों का अलग संसार ही प्रवाहित होता है, बल्कि पढ़ते हुए पता चलता है कि नदियों के वर्णन की भाषा अलग तरीके के टेक्निकल समझ की मांग करती है और साहित्य की भी, वो हिंदी में ही क्यों ना हो। आप यह भी देख सकते हैं कि बांध और बाढ़ राहत शिविरों की घपलेबाजियों के वृतांत यानी नैरेटिव के आने के पहले कोई नदियों को कैसे देख रहा है। उनके किस्सों में बांध और राहत शिविरों की तबाही का बहुत कम जिक्र है। कब कौन सी नदी किस कोण पर किस गांव को छूते हुए या छोड़ते हुए वक्र होती है यानी टेढ़ी होती है, या चक्र होती है यानी पूरा घूम जाती है और अपना प्रवाह बदलती है, और किस नदी से मिलती है, इसके लिए वे अग्नि कोण, नैऋत्य कोण का सहारा लेते हैं, जिसे आप एंगल कहते हैं। ऐसा लगता है कि लेखक उन नदियों के साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह का गंडक नदी का भी वर्णन है, जो नेपाल के पहाड़ों से आने से पहले तिब्बत से चलकर आती है, भैंसा लोटन में प्रवेश करती है। यह नदी नारायणी और त्रिवेणी भी कहलाती है।
गंडकी जब चंपारण के पश्चिमी उत्तर कोण की सीमा से अग्नि कोण में प्रयाण करती है, तब सत्तार घाट के पास दो धाराओं में बंटकर पियूरा घाट के पास एक हो जाती है। ये हवलदार त्रिपाठी के ही वाक्य थे। हवलदार त्रिपाठी लिखते हैं कि गंडक में रोहुआ और सोनाह नदी मिलती है। एक तीसरी नदी है मनोर, जो पचरुखा के ऊपर गंडकी में गिरती है। मनोर बड़ी नदी है जो हरहा के पास बहती है। हरहा से ही बूढ़ी गंडक बनती है। फिर इसमें भवसान और कोसी नाम की दो और नदियां अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। चंपारण जिले की ये 5 छोटी छोटी निर्झरणियां गंडकी के वाम पार्श्व में प्रवेश करती हैं। बगहा और बेतिया को पार करती हुई मोतिहारी के एक हिस्से में यह नदी प्रवेश करती है। मझरिया, निजामत, तेजपुरवा, गुंजरवलिया, बरहरवा, नगदहा और सखवा गांव को रेंगते हुए पहुंचती है। सखवा अब नदी की पेटी में समा चुका है, मूल सखवा। इस नदी के किनारे सरेया, नवादा, गोविंदगंज है। कुछ और नाम अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, इलाके का भी हूं। सरेया और गोविंदगंज के बीच पिपरा और जितवारपुर भी है। आगे नवादा, इजरा, संग्रामपुर, भवानीपुर, डुमरिया, केसरिया है। लेखक ने खूब सारे गांवों के नाम लिखे हैं। नाम का पैटर्न भी बताते हैं, कहां ईकारांत है, कहां उकारांत है। कई गांवों का अस्तित्व तो उनके लेखन काल में ही मिट गया था और कईयों के आगे चलकर मिट गए होंगे, लेकिन कई बार नाम नहीं मिटता है, सिर्फ गांव मिटता है। उस नाम से नया गांव कहीं और बस जाता है। जैसे आजकल हम इंडिया को छोड़ न्यू इंडिया बना रहे हैं, वैसे ही टोला अपनी जगह बदलकर नया टोला बन जाया करता था, बन जाया करता भी है। गंडक नदी पर बहुत पुराना तटबंध है। आज इसका स्वरूप काफी बदल चुका है, लेकिन हवलदार त्रिपाठी सहृदय ने इसके बारे में लिखा है कि गंडकी नदी का हाजीपुर से चलने वाला पूर्वी तटबंध उत्तर में रतवल तक ही है। पश्चिमी तटबंध सोनपुर से आरंभ करके सारण जिले के सिपाही स्थान के कृषि फार्म तक है। बंगाल बिहार के शासक नवाब अलीवर्दी खां के अंतिम शासनकाल में बिहार का सूबेदार मीर कासिम था। मीर कासिम ने ही अपने नायब धौसी राय को 1 लाख रुपए दिए कि तटबंध बनाए, मगर अधूरा रह गया। इसे पूरा किया 1769 में अंग्रेजों ने। 1766 में अंग्रेजी सेना ने बेतिया के राजा युगलकेश्वर सिंह को हराकर चंपारण पर अधिकार कर लिया। जनता में अपनी साख बनाने के लिए अंग्रेजों ने 35,940 रुपए खर्च कर बांध को पूरा किया, मगर बाद में अंग्रेजों ने 34,432 रुपए लगान से वसूल लिए बांध के किनारे बसने वाली जनता से। बाढ़ के कारण यह तटबंध कई बार टूटा है, लेकिन 1877 में 2 लाख रुपए की लागत से पूर्वी और पश्चिमी तटबंध की मरम्मत हुई। तब से गंडक की धारा नियंत्रित हो गई। 1971 में यह तटबंध टूट गया था, अब भी टूटता रहता है और बनता रहता है। उसी तटबंध का आज का यह दृश्य है जो आलोक रंजन ने रिकॉर्ड किया है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक दिन आप टीवी पर इन नदियों की कथा सुन ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। खासकर कोई इस तरह से कहे कि बगहा से गंडकी नदी थोड़ा सा अग्निकोण लिए दक्षिण दिशा में चलती है और अपने पूर्वी किनारे रजवतिया, चंदरपुर, बकवा, पतिलर, रतबल आदि गांवों को निहारती हुई बहती है। क्या संगीत नहीं है इन पंक्तियों में? बागमती नदी के बारे में भी हवलदार त्रिपाठी ने विस्तार से लिखा है। आजकल बागमती का पानी भी कई गांवों में घुस गया है, जिसे बाढ़ कहते हैं। हम कभी नहीं कहते कि नदी के रास्ते में कई सारे गांव घुस गए हैं और जाकर बस गए। क्यों भाई? बाढ़ के कारण हमने नदियों को विकास विरोधी एजेंट के रूप में देखना शुरू कर दिया है, तब भी जब नदियां ही हमारी मिट्टी का विकास करती हैं। अगर कोई यूं लिखे कि दरभंगा जिले के रोसड़ा नगर से लगभग 2 मील दूर पश्चिम उत्तर कोण में था सिंघिया नामक ग्राम, उसके निकट उत्तर भाग में बूढ़ी गंडकी से जो नदी संगम करती है वही बागमती नामक नदी है, तब क्या ऐसी पंक्ति सुनकर आप ठिठक नहीं जाएंगे? बागमती लहरिया सराय के दक्षिण 6 मील दूर स्थित हाया घाट से 2 भागों में बंट जाती है। हिमालय पर्वत की गोद में बसने वाले नेपाल देश के हृदय प्रदेश में काठमांडू की आधित्यता है। इस हृदय प्रदेश की ग्रीवा में
श्वेत हार की तरह बागमती नदी झूलती है और उसके तटी प्रदेश से होती पाद पद्म तक लटकती हुई भारतीय भूमि के बिहार प्रदेश में पहुंचकर बहने लगती है। इसमें हनुमतो, मनोहरा, गोदावरी, मणिवतो, धर्मवती, विष्णुवती, भद्रवती, इक्षमती आदि सरिताएं शिरा तंतुओं की तरह जुड़ी हैं और घाटी के तमाम जल भंडार को निचोड़कर बागमती में उड़ेल देती हैं। हिंदी के कुछ शब्द भले न कईयों को समझ आए हों, लेकिन क्या इन्हें सुनकर नहीं लगा कि कोई लेखक है जो नदियों के साथ साथ उतरता हुआ, उनसे बतियाता हुआ लिख रहा है। बागमती के किनारे ही नेपाल के राजवंश के लोगों का अंतिम संस्कार होता है। नेपाल में गंगा की तरह पवित्र मानी गई है। यही नहीं, मिथिला के राजाओं की भी कर्म और धर्म भूमि रही है। यही बागमती बाढ़ से सबको डरा रही है और इसे नहीं जानने वाले डरे हुए हैं। नदियों को नहीं जानना भी तबाही का सबसे बड़ा कारण है। जब आप नदी को सिर्फ नदी की तरह देखते हैं तो अलग तरह से लिखना देखना हो जाता है। अब देखिए हवलदार त्रिपाठी कैसे लिख रहे हैं। सुनिए इस लाइन को। मुजफ्फरपुर जिले के भीतर बागमती नदी के प्रवेश करने पर इसका प्रवाह अग्निकोण में थोड़ा झुकता हुआ दक्षिण दिशा में प्रयाण करता है। इस प्रयाण क्रम में इसके दाहिने तटभाग में सुगिया, कटेसरी, ताजपुर, जहांगीरपुर, पनारपुर, विशुनपुर, मनियारी, झिटकही, रामपुर, फुलकाहा आदि गांव स्थित हैं। मुजफ्फरपुर जिले को अपना घर समझकर मजे में बागमती बहती है और जब जिला छोड़ती है तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्से का नाम सिपरी या सियारी हो जाता है। फिलहाल कहानी को यहीं छोड़ते हैं और हवलदार त्रिपाठी के बारे में जानते हैं। जिस दिन से यह किताब मेरे हाथ में आई है 4-5 वर्षों से, उसी दिन से सोचा था कि कभी पूरा शो करूंगा इनके ऊपर। बहुत कम तस्वीरें हैं हवलदार त्रिपाठी की, विस्तार से परिचय नहीं मिला भी तो कुछ पुष्ट कुछ अपुष्ट। जैसे पता नहीं चला कि वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए पैदल पेशावर कब गए और वहां से हथियार कैसे ले आए। अंग्रेजों ने जेल में बंद किया था, उसका डिटेल क्या है। भोजपुरी अकादमी ने एक संक्षिप्त परिचय छापा है। हमने उनके पोते प्रमोद किशोर त्रिपाठी जी से बात की। 1912 में रोहतास जिले के मानिक परासी गांव में जन्म हुआ था। संस्कृत से मध्यमा और शास्त्री की पढ़ाई की, प्रकाशकों के यहां काम किया, प्रूफ रीडिंग किया, बालक पत्रिका का संपादन किया 1939 से 1942 तक। 1942 में बालक की नौकरी छोड़ दी, क्रांतिकारी दस्ते में शामिल हो गए। 1946 में हिमालय पत्रिका के संपादक रहे। 48 में वीकली मैगजीन जनता के सहायक संपादक रहे। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में प्रकाशन पदाधिकारी का काम किया। 78 से 1984 तक भोजपुरी अकादमी पटना के डायरेक्टर रहे। भोजपुर समाचार के संपादक रहे। 1944 में निबंध संग्रह रामकथा लिखी। 1945 में दश कुमार चरितम का हिंदी अनुवाद किया। 1960 में बौद्ध धर्म और बिहार लिखा। 1976 में आई बिहार की नदियां, जिसके आधार पर आज का कार्यक्रम मैंने किया। बिहार की नदियों पर उनका दक्षिण बिहार की नदियां धार और कछार और छोटा नागपुर की नदियां, ये 2 किताबें कम मिलती हैं। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से विक्रमगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। 28 दिसंबर 1995 को हवलदार त्रिपाठी सहृदय ने यह दुनिया छोड़ दी। बिहार की नदियों पर एक शानदार किताब देकर चले गए। हम अपने बाबा हवलदार त्रिपाठी के साथ बचपन से लेकर उनकी मृत्यु पर्यंत तक साथ रहे। उन्होंने कभी बातचीत में 2-3 चीजें हमें बताई जो कि बहुत ही अनुकरणीय है। जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी से संबंध लाभ के लिए नहीं जोड़ना चाहिए, न ही किसी से लाभ नहीं हो रहा है इसलिए संबंध तोड़ना भी नहीं चाहिए। जो संबंध बन जाए उसे लाभ हो या न हो उसे निभाता रहना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी अतिथि आ जाए, जिस समय आ जाए उस समय उसी तरह सत्कार करो। मान लो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, एक गिलास पानी लेकर ही खड़ा रहो। तो इस तरह की उनकी बहुत सारी सीखें हैं जिनका सबका वर्णन तत्काल करना
समय अभाव के कारण भी संभव नहीं है। बस मैं इतना ही कह के आप सबों का स्नेह पाना चाहूंगा। कोसी नदी और बाढ़ पर तकनीकी विश्लेषणों के साथ अगर किसी का शानदार काम है तो वे हैं प्रोफेसर दिनेश मिश्रा। ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप वाटर 2008 में पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट से यह किताब आई थी। 200 पन्नों की है और वजन 550 ग्राम। दाम 595 रुपए। IIT खड़गपुर के छात्र रहे प्रोफेसर मिश्र ने सारा जीवन लगा दिया नदियों और बाढ़ को जानने समझने में। कई लेख और किताबें हैं। अगर आप प्रोफेसर दिनेश मिश्र के फेसबुक पेज पर जाएंगे तो बिहार और बाढ़ को लेकर बिल्कुल अलग जानकारी मिलेगी, जो आपको पत्रकारों की रिपोर्ट और मंत्रियों की भाषा से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मंत्री सिर्फ राहत व बचाव कार्य की भाषा बोलते हैं, जिसमें घपले की अपनी राजनीतिक परंपरा है जो बाढ़ के साथ साथ आती जाती रहती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रोफेसर दिनेश मिश्र से अलग हवलदार त्रिपाठी ने कोसी नदी का किस तरह से वर्णन किया है। बेशक प्रोफेसर दिनेश मिश्र की किताब तक आते आते बांधों और सरकारी योजनाओं की क्रूरता के कारण बाढ़ की समस्या विकराल हो चुकी थी। काफी अच्छा नजरिया है और अलग भी, इसलिए उनकी किताब और लेखक आपको समझ की अलग धरातल पर ले जाते हैं। लेकिन कोसी के बारे में हवलदार त्रिपाठी लिखते हैं कि संसार के सर्वोच्च हिम पर्वत के चारों ओर के जल को समेटने का सौभाग्य कोसी के अलावा किसी भी नदी को प्राप्त नहीं है। आज भी कोसी हिमालय के आंगन से जितनी अधिक मात्रा में बालू और मिट्टी को बहाकर बिहार की भूमि को भरती है, शायद ही दूसरी कोई नदी इतनी बालू मिट्टी लाकर पृथ्वी का निर्माण करती हो। कुछ घंटों में ही इसकी बाढ़ मीलों चौड़ी भूमि को आक्रांत कर लेती है और गांव का गांव साफ कर देती है। पेड़ पौधों के साथ साथ ऊंचे खेतों की भूमि को 15-20 फुट की गहराई तक काट ले जाती है। कहीं फसलों से भरी जमीन में मीलों तक 5 से 10 फुट तक की ऊंचाई में लाखों टन बालू भर देती है। मीलों की उर्वर भूमि वीरान हो जाती है। पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग की पूरी धरित्री और संपूर्ण सहरसा जिले की भूमि अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 75 मील की भूमि कोसी के द्वारा हिमालय से लाई गई मृत्तिका से बनी है। एक पंक्ति और है, जरा गौर से सुनिए हवलदार त्रिपाठी कैसे लिखते हैं। बिहार प्रदेश के उत्तर सीमांचल को छूते ही कोसी अपनी प्रवाह वेणी को बिखरा देती है और काली घटाओं जैसी अपनी अनेक धाराओं से सहरसा और पूर्णिया जिले में फैल जाती है। इस 75 मील के चौड़े क्षेत्र में कोसी अनेक बार पश्चिम से पूर्व की ओर गई है और अनेक बार पूर्व से पश्चिम की ओर आई है। ये तस्वीरें आज की हैं। कोसी फिर से तूफान मचाने के इशारे कर रही है। इसकी गोद में बसे गांव हर साल मिटते हैं और नए बसते हैं जो फिर मिट जाते हैं। केदिली गांव 11 बार उजड़कर बस चुका है। नवहट्टा के 7 पंचायत तटबंध इसके गर्भ में हैं। करीब 1 लाख लोग रहते हैं। लोग फिर से वही बातें करेंगे कि अनुदान नहीं मिला, और अनुदान कभी पूरा मिलता भी नहीं है। 2008 में जब कुसहा तटबंध टूटा था तब के मुआवजे की मांग आज तक होती है। हमारे सहयोगी कन्हैया ने ये तस्वीरें भेजी हैं, लोगों को भी थोड़ा सुन ही लीजिए। घर दुआर सब कटे छे, बगल में पानी छे, कटिन चल ले घर के बगल में, माल भैंस सब बाल बच्चा सब उड़े छे। केना बाल बच्चा जीते, कहाँ में रहबे, की होते नहीं होते। इस जगह में परोफाट जगह पे हम लोग धार के भित्ता पर रह रहे हैं और वो भी आम जमीन है। हम लोग निर्भूमि है, कोई आय उपाय नहीं है। चूल्ही तक पानी पहुंचा हुआ है, कोई मतलब सरकार तरफ से लाभ नहीं मिल रहा है। प्रॉपर कीजिए, हमारा पट्टी पंचायत का मुखिया तक भी नहीं देखने के लिए आया, क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे लोग खाया कि नहीं खाया, क्या हुआ समस्या, क्या समाधान, कुछ मतलब कीजिए नहीं है। ये के जमीन जाल जे रहे से कट गए, गोर गिरी कटे ले तैयार थे, वन पानी सब भैंस गए। बाल बच्चा के हमरा के चाहिए छाहे अच्छा। घर में पानी घुसने के कारण हम 250 रुपया किराया देकर किस्ती पर नाव पर जो हम मुरली गांव लाए हैं, क्या लाए हैं? मक्की लाए हैं, जो कि हम 17 नंबर रोड पर पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा कोई साधन नहीं है यहाँ 17 नंबर रोड पर जाने का।
और सबको घर में पानी घुसा हुआ है। अखन देर में 5 दिन से हमरा आर के बाल बच्चा भूखे प्यासे अन्न बिना पानी बिना जंग मर रहल छी परोपर फाट में आ कोई नहीं देखे वाला ये। सरकार एहन हमरा आर के जे समय देलकै ही ने मुखिया देखे वाला लाख के व्यवस्था सरकार न दे छै, कहियो न दे रहल छी। हवलदार त्रिपाठी संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए सर्वे रिपोर्ट नक्शों के अलावा पुराणों का भी सहारा लिया है। उनके वर्णन में मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी जिक्र है लैंडमार्क के रूप में। पता लगा सकते हैं कि उन जगहों से नदी कितनी दूर हो गई है या वो जगहें नदी में समा गई हैं। लेकिन त्रिपाठी खुद को पौराणिकता तक सीमित नहीं रखते हैं। बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के इंजीनियर की तरह नदियों के कटाव, मुड़ाव और बहाव की धारा को लिखने लगते हैं। कोसी भी सप्त कौशिकी कहलाती है। इंद्रावती, सुनकोसी, तामाकोसी, लिक्षु कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तमोर। सोचा था नेपाल से पूर्णिया जिले के सिकटी एवं फारबिसगंज थाने की सीमा संधि पर असुरकला खोला गांव के पास बिहार में प्रवेश करने वाली बकरा नदी के बारे में भी बताऊंगा। न्यूज चैनलों के पास कहां इतना वक्त होता है। लेकिन 2 लाइन और। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर रमजान नदी शहर के पश्चिमी भाग से रेल लाइन को पार कर दक्षिण की ओर चलने लगती है। क्या आपको पता था कि एक रमजान नदी है? किशनगंज शहर के बीच में यह है रमजान नदी और आप तमाम लोग देख रहे हैं ये पूरा रमजान नदी है। ये रमजान नदी बहुत ही खूबसूरत नदी है, लेकिन इस नदी को अगर सही से डेवलप किया जाए तो ये शहर किशनगंज नीदरलैंड के तरह, लंदन के तरह महसूस होगा। अब इस किताब की आखिरी पंक्तियां सुनिए। इस प्रकार दाऊक, रमजान और सुधानो नाम से प्रसिद्ध इन 3 नदियों की त्रिधारा के वर्णन विनियोग के साथ ही उत्तर बिहार की समस्त नदियों की कहानी समाप्त होती है। हवलदार त्रिपाठी और दिनेश मिश्र की लेखन परंपरा से अलग एक कोण पर खड़े हैं अनुपम मिश्र, जो कहते थे कि ज्ञान उनके पहले से है, उन्होंने सिर्फ संग्रह किया है, इसलिए अपनी किताब, अपने किसी लेख का कॉपीराइट नहीं लेते थे। तैरने वाला समाज डूब रहा है। आप इंटरनेट के सर्च इंजन में ये लाइन डालकर देखिए, तुरंत लेख आ जाएगा। 2008 का यह लेख नदियों और बाढ़ की तमाम परंपराओं को बहुत छोटे में समेटता है। इस लेख का एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं। बाढ़ अतिथि नहीं है, यह कभी अचानक नहीं आती है। 2-4 दिन का अंतर पड़ जाए तो बात अलग है, इसके आने की तिथियां बिल्कुल तय हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि अचानक आई विपत्ति है, इसके पहले जो तैयारियां करनी चाहिए वे बिल्कुल नहीं हो पाती। इसलिए अब बाढ़ की मारक क्षमता पहले से अधिक बढ़ चली है। पहले शायद हमारा समाज बिना इतने बड़े प्रशासन के या बिना इतने बड़े निकम्मे प्रशासन के अपना इंतजाम बखूबी करना जानता था, इसलिए बाढ़ आने पर वह इतना परेशान नहीं दिखता था। उत्तर बिहार में नदियां विहार करती हैं, वे खेलती हैं, कूदती हैं। यह सारी जगह उनकी है, इसलिए वे कहीं भी जाएं उसे जगह बदलना नहीं माना जाता था। उत्तर बिहार में समाज का एक दर्पण साहित्य रहा होगा तो दूसरा तरल दर्पण नदियां थी। इन असंख्य नदियों में वहां का समाज अपना चेहरा देखता था और नदियों के चंचल स्वभाव को बड़े शांत भाव से अपनी देह में, अपने मन और अपने विचारों में उतारता था। ये सभी पंक्तियां अनुपम मिश्र की हैं। अनुपम मिश्र इस दुनिया में नहीं है, हवलदार त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं है। मैं इन लोगों की लिखी और कही गई बातों को कैसे बताता? एक तरीका था जिसकी मदद से आज आपको बताया, टीवी पर किस्सा सुनाया। आप बोर तो नहीं हो गए? चलते चलते पंकज की ये रिपोर्ट मोतिहारी से। शिवहर मोतिहारी मार्ग पर 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। बाढ़ की रिपोर्ट में प्रशासन का अलर्ट होना जरूर आएगा, मगर लोग खुद ही अलर्ट होकर अपना बचाव कर रहे हैं। एक और जिक्र आएगा ही आएगा कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया तो नेपाल कहां पानी रखेगा? क्या नेपाल के पास पानी नहीं छोड़ने का विकल्प है? ये पता नहीं चलता।
बागमती के कारण ढाका, पताही, बेलवा सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। प्रोफेसर दिनेश मिश्र अपने फेसबुक के पेज पर नेपाल से पानी छोड़े जाने की रिपोर्टिंग पर मीडिया को डांट लगाते हैं। डांट लगाना ही कहना सही होगा। हिंदी के अखबारों में नेपाल से पानी छोड़े जाने को काफी मोटी हेडलाइन मिलती है। कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ा तो असामयिक बाढ़ आ गई। प्रोफेसर मिश्र ने नेपाल के एक इंजीनियर अजय दीक्षित को कोट कर लिखा है कि नेपाल में कोई इतना विशालकाय जलाशय नहीं है जिसमें बारिश का पानी जमा होता है और उसी से पानी छोड़ा जाता है। हम अपनी जमीन और साझा नदियों के कारण से आती बाढ़ का दोष ऊपरी क्षेत्र पर डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। कई साल से प्रोफेसर मिश्र पत्रकारों की इस त्रुटि को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार ठीक नहीं हो रहे। 1937 से बिहार और नेपाल के बीच बांध निर्माण की वार्ता चल रही है। कमेटियां भी बनती हैं, अध्ययन होता है। आज तक कोई हाई डैम नहीं बना। बांध बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी एक तथ्य है। प्रोफेसर मिश्र ने लिखा है कि बाढ़ से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यह जानने के साथ साथ यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को छोड़कर जब तक व्यवहारिक धरातल पर बात नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान सोचा भी नहीं जा सकता। अभी तो देख रहे हैं जैसे पानी का रेशियो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हमें अपनी नदियों को जानना चाहिए, वो कहाँ से आती हैं, किन क्षेत्रों से आती हैं। पहाड़ पर बारिश होगी तो वहाँ से उतरने वाली नदी में पानी भरेगा ही। वो नेपाल के कारण नहीं भरता है और ना ही किसी और देश के कारण। मगर बिहार के अखबारों में यही छपेगा कि नेपाल के कारण बिहार डूब गया। दरअसल बिहार डूबता है बाढ़ और नदियों को लेकर अपनी अज्ञानता के कारण। आप बोर तो नहीं हो गए? तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। किसानों को लगता है कि मीडिया उनके बारे में नहीं दिखाता है, जो कि सही है। लेकिन अनुराग द्वारी लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर रिपोर्ट करते हैं। उम्मीद है सारे किसान देखते भी होंगे। अब मध्य प्रदेश से ये रिपोर्ट आई है कि किसान यूरिया के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। थानों की मदद से यूरिया बांटी जा रही है और मार्केट में दुगने दाम पर मिल रही है। सोचिए, कालाबाजारी भी हो रही है, वो भी इस दौर में जब किसान आपकी अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में सारंग बिहारी सोसाइटी हो, नवेगांव, चौराई या अमरवाड़ा, यूरिया के लिए हर जगह किसान परेशान हैं। कहीं ट्रक के पास लंबी लाइन है तो कहीं थाने में हंगामे के डर से यूरिया का वितरण हो रहा है। खरीफ के सीजन में जिले में 1,63,500 मीट्रिक टन खाद, यूरिया और उर्वरक की आवश्यकता है। प्रशासन का कहना है कि 87,000 मीट्रिक टन मिल चुका है, जो पिछले साल से 5,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। लेकिन हकीकत, भाई किसान सब लोग हैं, नगद वाला भी और परमिट वाला भी। जनता का कहना ये है कि 2 बोरी 3 बोरी नगद वाले को भी दिया जाए, परमिट वाले। तो यहाँ पे क्या तो यहाँ पे नगद में और 2 बोरी नहीं दी जा रही क्या? नहीं दी जा रही। यहाँ कोई यूरिया नहीं है चौराई में। तो यहाँ पे आपने जो भीड़ लगाया है, क्या कहना? और यहाँ पर अपनी गोदाउन पर 15 ट्रक खाद रखी है, यहाँ किसान को नहीं मिल रही। 500 रुपए की मिल रही है, शेयर हाउस पर रखी है। बड़वानी में तो यूरिया के खिलाफ नाराजगी का नेतृत्व भारतीय किसान संघ ने किया। वेयर हाउस के बाहर धरने पर भी बैठे, नाराजगी भी जताई। आरोप है कि सोसाइटी में 266 रुपए मिलने वाला यूरिया बाजार में 550 रुपए में मिल रहा है। 311 रुपए का सुपर 400 रुपए में, 775 रुपए का पोटास 900 रुपए में और 1150 रुपए का DAP 1250 रुपए में। हमारी यही मांग है, किसानों को 1-1 बोरी 2-2 बोरी, जो डिफाल्टर किसान या जिस किसान का नगद में खाद लेना चाह रहा है उसको नगद में खाद दिया जाए। मार्केट में बहुत महंगा खाद मिल रहा है, 500-550 रुपए तक व्यापारियों ने अपना माल दे रहे हैं, बेच रहे हैं।
खरगोन जिले में महिलाएं भी घर छोड़कर यूरिया के लिए लाइन में खड़ी हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया, जिले में 63,407 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी। कुछ दिनों पहले तक 34,632 मीट्रिक टन ही मिल पाया। 2 बोरी में क्या होता है, कम से कम 3 बोरी मिल जाए फिर भी ठीक है। सरकार ने वैसे स्वीकारा है कि मक्का, कपास, धान के बेल्ट में यूरिया की मांग ज्यादा है। वहीं विपक्ष का आरोप है, सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं। 30% अधिक पिछले साल से यूरिया की व्यवस्था की और 50% अधिक अभी तक हमने डीएपी की व्यवस्था कर दी है। और कुछ जिले हैं जहां पर मक्का और धान और कपास की है, वहां थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, तो वहां अतिरिक्त डिमांड आई है 1,20,000 की। हमने 1.5 लाख मीट्रिक टन की मांग भारत सरकार से की है। मैंने खुद ने केंद्रीय मंत्री गौड़ा जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की है। उसमें से हमको 43,000 मीट्रिक टन प्राप्त हो गया है। 1 लाख मीट्रिक टन प्राप्त करने का और प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में यूरिया की भारी मारामारी हो रही है। एक तरफ हमारा किसान साथी जो है दर उसको यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। सेवा सहकारी सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन खाद की कालाबाजारी जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। बड़े बड़े व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके आज 400 रुपये से लेकर 500 रुपये बोरी में जो है हमारे किसान साथियों को खाद बेचने का काम किया जा रहा है। सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, किसानों की कोई चिंता नहीं है। सरकार तो सिर्फ जो है विधायकों को खरीदने में व्यस्त है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मिलकर आए। सरकार का कहना है, इस साल 13 जुलाई तक खरीफ सीजन में 10,26,000 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है, जो पिछले साल से 3,03,000 मीट्रिक टन अधिक है। केंद्र ने जुलाई में राज्य को 2,06,000 मीट्रिक टन यूरिया दिया है। अतिरिक्त डिमांड पर 11,400 मीट्रिक टन स्वदेशी और 31,764 मीट्रिक टन आयातित यूरिया मिलेगा। कई जगहों पर यूरिया की कालाबाजारी पर कार्रवाई भी हुई है। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ 14 FIR दर्ज हुई। 9 मामलों में लाइसेंस रद्द किए गए, 23 मामलों में लाइसेंस सस्पेंड हुए और 2 में उर्वरक भंडार को जब्त कर लिया गया। कुछ दिनों पहले पिपरिया में 3 ट्रक यूरिया से भरे हुए पकड़े गए। कहा गया 3.5 एकड़ खेत में इनका उपयोग होना है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग में एक कैबिनेट मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री। मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र कहते हैं। जानते सब हैं कि यूरिया ठीक वक्त पर नहीं मिली तो उपज प्रभावित हो सकता है। बावजूद इसके यूरिया की कालाबाजारी रुकती नहीं, किसान परेशान होते रहते हैं। बड़वानी से मुनाफ, छिंदवाड़ा से सचिन, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।